हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज, और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर की ये जो सीरीज हम लेकर आए हैं, इसमें हम पॉलिटी के जितने भी 20 से 25 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उन सबको यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको आइडिया लग सके कि जो भी क्वेश्चंस है उनका ट्रेंड कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हम चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 34 है। इससे पहले हम 33 क्वेश्चन इस सीरीज़ में कर चुके हैं पॉलिटी के। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, और इसमें हम भारतीय संविधान के जो भाग 15 है उसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। केंद्र के स्तर पर जो आपकी पार्लियामेंट है, राज्य के स्तर पर जो विधानमंडल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब की पोस्ट के लिए जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सभी चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इन सब के इलेक्शंस के लिए जो भी वोटर्स की जो नेम लिस्ट तैयार की जाती है, जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाती है, वो सब चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। और जो चुनाव आयोग ये बॉडी है, ये एक परमानेंट और स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ये परमानेंट है और इंडिपेंडेंट है। और आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है। बाकी इस चैप्टर में जो भी डिटेल्स हैं उन्हें हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 321 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आर्टिकल 322 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आर्टिकल 323 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी आर्टिकल 324 के अंतर्गत। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखना, ये क्वेश्चन आपसे 2010, 2014 और 2016 में इतनी बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोगों के लिए प्रावधान दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी की पोस्ट के जो ये इलेक्शंस होते हैं उनके निर्वाचक के लिए नामावली, नेम लिस्ट तैयार करना और इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आर्टिकल 324 में जो प्रोविज़न दिया गया है उसमें ये डिटेल में बताया गया है कि पार्लियामेंट और राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन पोस्ट के लिए जो भी इलेक्शंस होते हैं उनके लिए नेम लिस्ट तैयार करना और जिस भी तरह से इलेक्शन हो रहा है उनका संचालन देखना, उनके लिए एडवाइस डालना और उन पर कंट्रोल रखना, ये सभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। यहाँ पर भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 148, ऑप्शन सी आर्टिकल 342 और ऑप्शन डी आर्टिकल 324। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन ए आर्टिकल 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 322, ऑप्शन सी आर्टिकल 324 और ऑप्शन डी आर्टिकल 326। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के अंदर इलेक्शन कमीशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो ये इलेक्शन कमीशन है, इनके जो चीफ होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं आपके, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 क्लोज 2 के अंदर भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति संसद के द्वारा विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है आपका, इनमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है और जो अदर इलेक्शन कमीशन है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसी के अंदर विधि के जो विधि बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, उसी के अधीन रहकर इनकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि अगर आप भारत के रिस्पेक्ट में इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लगती है, आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन परंतु मिलने वाले वेतन असमान होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको इनकरेक्ट दी गई है, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जो अदर इलेक्शन कमीशंस होते हैं उनको एक समान अधिकार भी दिए जाते हैं और जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भी उनके एक समान होते हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होती है, इसलिए आप ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार होते हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी होती है वह सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके इक्वल होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उन्हें सेम उसी प्रोसीजर और उन्हीं बेस पर, उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधार पर और जिस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इनको किसी और डिफरेंट तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, सेम उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने तक जो भी पहले होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो चुनाव आयुक्त है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल और 62 वर्ष बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको 62 एज दी है वो इनकरेक्ट है, ये आपको 65 करेक्ट बताया गया है। जो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वह 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी उनका पहले होता है उस एज तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसलिए आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिला है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन और भत्ते सभी समान होते हैं। उन्हें वही वेतन मिलता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो उन्हें उसी रीति से मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन को उन्हीं रीति से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना होता है। ऑप्शन ए 5 साल तक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 65 वर्ष या फिर ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु
तक जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस एज तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनके इक्वली कौन सी पोस्ट होती है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो आपको चारों के चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों के चारों आपके इनकरेक्ट हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 क्लोज 5 में के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन रीति और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जज को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान नोवा होता है। अगर आप सीरियल वाइज देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका जो स्थान होता है वो 9th नंबर पर आता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो 9th ए पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष का वरीयता क्रम में 6ठा स्थान होता है। राज्य के राज्यपालों का अपने राज्य में 4थे स्थान पर और तथा विधानसभा में अध्यक्ष का 14वें स्थान पर आते हैं। इसलिए इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कोई भी करेक्ट नहीं है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह 9th ए नंबर पर आते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वह 9th नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे रिमूव किया जा सकता है? किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के 2/3 मेजॉरिटी से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बी और डी दिया गया है वो आपके करेक्ट हैं। पहले पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी से जो प्रस्ताव होता है उसे पास किया जाता है और वह प्रस्ताव होता है वह कदाचार के आधार पर लाया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन डी भी। पहले पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर चलती है और फिर सेकंड नंबर पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से उनके पद से हटाया जा सकता है जो कि आर्टिकल 124 क्लोज 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए दिए गए हैं। उन्हें साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि आर्टिकल 124 क्लोज 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रोसीजर दी गई है और जो बेस दिया गया है उसी प्रोसीजर और उन्हीं बेस पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं इन दोनों सदनों में इनके जो कुल सदस्य होते हैं उनके बहुमत के द्वारा और जो उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्रस्ताव पारित किया जाता है और जिस सेशन में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है उसी सेशन में ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रखना चाहिए। फिर राष्ट्रपति इस पर अपने आदेश के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा देते हैं और जो अदर इलेक्शन कमीशंस होते हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर एडवाइस पर हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पर आपको एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। एसर्शन में बोला है कि संसद
और राज्य की जो विधानमंडल है इनके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो पावर है वह एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। इसका रीज़न दिया गया है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। तो यहाँ पर जब आप एसर्शन और रीज़न दोनों को देखते हैं, दोनों को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें एसर्शन और रीज़न तो दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वह एसर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत पार्लियामेंट और विधानमंडलों के निर्वाचन निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पर आपके असर्शन करेक्ट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो रीज़न दिया गया है वो भी करेक्ट है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्हें हटाने की जो प्रोसीजर है वह पार्लियामेंट के द्वारा बताई गई है, लेकिन जो अदर जो कमीशंस हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करके। इसलिए यहाँ पर आपका असदर्शन करेक्ट दिया गया है। प्रश्न में भाषा और विश्लेषण का कारण भ्रम भी है। यहाँ आगे इसे देखते हैं। निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी को शामिल किया जाएगा। इसलिए रीज़न यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो निर्वाचन आयुक्तों शब्द बोला गया है इसके अंदर अगर चीफ इलेक्शन कमीशन और जो अदर इलेक्शन कमीशन इन सबको मिलाया जाए तो आपका जो रीज़न दिया गया है वो इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित होता है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में ही निहित होता है। इसी के आधार पर जो आपका रीज़न है वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कैसे रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। और ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है। तो जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है वही उसी प्रक्रिया द्वारा चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं पूछा गया है, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। इनको किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। और ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं? आपको यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको इनमें से चूज़ करके बताना है कि जो आपका निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन है उसके कार्य क्या क्या होते हैं।
फर्स्ट नंबर पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट के और जो राज्य की विधानमंडल होती है इनके निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। सेकंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट होती हैं इनके लिए इलेक्शन करवाना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। थर्ड, किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तो ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट दी गई है ये आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा होने पर राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है। फोर्थ नंबर पर निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य का निरीक्षण, निर्देश और नियंत्रण करना, तो यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो वोटिंग लिस्ट तैयार होती है वह वोटिंग लिस्ट तैयार करना और सभी कार्यों का निरीक्षण करना, जांच करना, उन्हें निर्देश देना, एडवाइस देना और उन पर कंट्रोल करना, ये सभी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है और थर्ड आपकी इनकरेक्ट दी गई है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 क्लोज 1 में इस संविधान के अधीन संसद और राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, नेम लिस्ट तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होता है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति आर्टिकल 327 में संसद में निहित होती है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। हालांकि आर्टिकल 356 क्लोज 5 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा में आम निर्वाचन में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कार्यों में से एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस के अंदर निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। ऑप्शन ए, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण करना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। सेकंड, ऑप्शन बी, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों का चुनाव का संचालन कराना, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ये कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए संचालन करना, ये भी आपका करेक्ट है। और ऑप्शन डी, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये जो आपको ऑप्शन डी में दिया गया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि विधानमंडलों के चुनाव के लिए जो उचित प्रावधान है वह पार्लियामेंट के अंदर निहित होते हैं, संसद में निहित होते हैं, ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। जो राष्ट्रपति के लिए इलेक्शंस होते हैं वह किसके द्वारा कराए जाते हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा। ऑप्शन सी, संसदीय कार्य के मंत्री के द्वारा। और ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट और राज्य के विधानमंडल, इन सब के लिए जो इलेक्शंस हैं वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा का। ऑप्शन बी, राज्यसभा का। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का। और ऑप्शन डी, स्थानीय निकाय को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। स्थानीय निकाय का जो इलेक्शंस है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शन निर्वाचन आयोग के द्वारा ही होते हैं।
संसद, राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243ZA के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। जो स्थानीय निकाय होते हैं, इनका जो इलेक्शन होता है वह उस पर्टिकुलर स्टेट का जो कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसके द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं कराया जाता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कार्य निर्वाचन आयोग के हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए और राज्यसभा के जो सभापति हैं, इनके लिए इलेक्शन निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराए जाते हैं। सेकंड में बोला गया है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचन के लिए इलेक्शन कराना, निर्वाचन कराना। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो नगर पालिकाएं और नगर निगम होते हैं ये स्थानीय निकाय होते हैं और इनका जो चुनाव होता है वह राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। थर्ड में बोला है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। इलेक्शन में अगर कोई भी संदेह, डाउट होता है या फिर कोई भी विवाद हो जाता है तो उन सब का निर्णय लेना इलेक्शन कमीशन का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इनमें से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनका निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका और नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इस प्रकार आपकी जो सारी स्टेटमेंट हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ये आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 अदर सदस्य होते हैं। तो ये टोटल जो है यह 3 सदस्यों की 3 मेंबर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पर आपको 5 दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है। सेकंड, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। यहाँ पर आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त जो भी पार्टीज होती हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त होती है उनको अलग करना और उनको एक साथ विलय करना, मर्ज करना, ये सभी इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वह निर्वाचन आयोग के द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ओनली 3। सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है, बाकी 2 आपकी इनकरेक्ट है। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य की विधायिकाओं के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित होती है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके विभाजन और विलय से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। और ऑप्शन डी, चुनाव शांति ढंग से संपन्न कराना। तो जो आपको ऑप्शन बी, सी और डी में दिए गए हैं वो आपके करेक्ट हैं, ये सभी चुनाव आयोग से रिलेटेड हैं।
जो आपके चुनाव चिन्ह होते हैं इनको बांटना, चुनाव की वैधता लीगैलिटी का निपटारा करना और उनको शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना, ये सभी चुनाव आयोग के कार्य होते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। लेकिन चुनाव की जो अधिसूचना है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल या फिर प्रशासक करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि और आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती हैं। तो यहाँ पर अन्य प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है सिर्फ वही कार्य ऐसा है जो निर्वाचन आयोग का नहीं है, बाकी जो अदर कार्य दिए गए हैं वो सभी निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि निर्वाचन आयोग के जो भी कार्य होते हैं उनमें स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है। ऑप्शन ए, पहले सरकार के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है, उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है, फिर केंद्र में गृह मंत्रालय के द्वारा और राज्यों में गृह विभागों के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश की जाती है, फिर केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन के लिए सिफारिश की जाती है, फिर केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा जो निर्वाचन की अधिसूचना होती है वह जारी की जाती है। इसके बाद इलेक्शंस होते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन डी क्या दिया गया है। निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा निर्वाचन के लिए सिफारिश की जाती है, फिर केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर इलेक्शंस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है। यहाँ पर आपको कुछ 4 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियों के बारे में बताया गया है और आपको बताना है कि भारत के अंदर जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। फर्स्ट, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जो वोटिंग होती है वह एडल्ट फ्रेंचाइजी पर होती है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली और फोर्थ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो यहाँ पर जो आपको थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट दी गई हैं वो दोनों की दोनों आपकी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव संपन्न होते हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाएं हैं इनके चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष ढंग से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो सांसद होते हैं अगर वह एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई विवाद हो जाता है तो उस पर कौन निर्णय देता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, संबंधित संसद, ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित अगर कोई विवाद उठता है तो उस पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जाता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 102 क्लोज 1 के तहत संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख किया गया है। इनके संदर्भ में आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का वे निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करते हैं, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी जो भी प्रश्न होता है उनके विनिश्चय
संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद होता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा सुलझाया जाता है निर्वाचन आयोग की एडवाइस पर। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निपटारा राज्यसभा में सभापति के द्वारा किया जाता है और लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर संसद के किसी सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है, विवाद होता है, तो उस पर जो राष्ट्रपति हैं वह किसकी एडवाइस लेते हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश लेते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी में बोला गया है भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी में लोकसभा के अध्यक्ष। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जो राष्ट्रपति होते हैं वह निर्वाचन आयोग की एडवाइस लेते हैं अगर संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी कैंडिडेट अपनी निश्चित राशि जो उसने जमा राशि की होती है वह खो देता है तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट राज्य की विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसने जमानत की राशि दी है, अगर वह अपनी जमानत की राशि खो देता है तो उसका क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन ए मतदान बहुत कम थे, ऑप्शन बी बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, ऑप्शन सी निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से मिली है, ऑप्शन डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्य की विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है और वह अगर अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो निर्वाचन लड़ने वालों की प्रत्याशी की जो संख्या होती है वह बहुत ही ज़्यादा है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह राशि खो देता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है तो ऐसा संभव हो जाता है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं राज्य की विधानसभा से, उन्हें कुछ जमानत के तौर पर कुछ राशि जमानत के तौर पर रखनी पड़ती है और अगर वह जो भी उन्हें वोटिंग मिलती है उसका 1/6 पार्ट एक्वायर नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो जो उन्होंने जमानत की राशि दी होती है वह खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। ये निर्णय किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा और ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है और ये क्वेश्चन IAS प्री में 2019 में पूछा जा चुका है। जो पार्लियामेंट होती है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित किया गया है तो उसे इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता है, वह इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लोज 3 के अंडर यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान या उसके बाद अगले 6 साल के टाइम तक सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8 क्लोज 1 के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी
6 वर्ष की अवधि के लिए कोई भी सजा होने पर या सजा के दौरान उसके 6 वर्ष के बाद की अवधि हेतु सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 8 के अंदर 8 क्लोज 3 के अंदर ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अगर 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा दी गई है तो वह व्यक्ति उस सजा के दौरान और उस सजा को पूरा करने के 6 साल के बाद तक चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और धारा 8 क्लोज 1 में ये दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दोष जो है वह सिद्ध हो चुका है लेकिन वह जुर्माना देकर बाहर है, तो भी उस व्यक्ति को 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। असर्शन में बोला है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जिस दिन से इलेक्शंस की घोषणा हो जाती है उसी दिन से जो राजनीतिक पार्टी होती है उन्हें आदर्श संचार की जो संहिता होती है उसका पालन करना होता है। रीज़न दिया गया है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। जो आदर्श आचार संहिता है वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी, तो ये आपका जो रीज़न दिया गया है वो इनकरेक्ट है। आपकी एजर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है जिसमें एजर्शन सही है और रीज़न इनकरेक्ट दिया गया है। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के जो मार्गदर्शन होता है उनके लिए मानदंडों का एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है और उन पर बाध्यकारी भी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्मित की जाती है, यह पार्लियामेंट के द्वारा अधिनियमित नहीं है। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय लागू होती है तथा चुनाव पूरा होने तक प्रभाव में रहती है। भारत संघ वर्सेस हरबंस सिंह जलाल व अन्य सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त से स्पष्ट है कि इसमें आपका असर्शन सही है और जो रीज़न दिया गया है वो आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस टाइप का अधिकार है। आपको बताना है कि भारत में जो वोटिंग का राइट है और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वह अधिकार किस प्रकृति का है। ऑप्शन ए मूल अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार है और ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार आपका विधिक अधिकार है, विधि के द्वारा आपको दिया गया है, कानून बनाकर यह अधिकार आपको दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79 क्लोज डी में निर्वाचक अधिकार इलेक्टोरल राइट को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने अथवा उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या फिर ना लेने तथा चुनाव में वोट डालने या मतदान करने से विरत रहने यानी कि वोटिंग ना करने का जो अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु अन्य बनाम वर्सेस देवी घोषाल अन्यवाद सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। ये आपको केस का नाम बताया गया है कि इस केस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो आपका निर्वाचित होने का अधिकार है ये आपका विधिक अधिकार है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का भी वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी मताधिकार को विधिक और वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, ये आपका लीगल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार आपका किस टाइप का अधिकार है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी विधिक अधिकार है एक अधिनियम के अंतर्गत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो भारत के अंदर मताधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार है वह विधि के द्वारा दिया गया है, इसलिए वह आपका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। जो वोट डालने का अधिकार है वह किस टाइप का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार और ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो वोट देने का अधिकार है वह वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। क्योंकि यह संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत मिला हुआ है, इसलिए यह आपका विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है। यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी आंसर की में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी माना है। इसका आधार संविधान के आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अंडर में एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो वोटिंग राइट है वह दिया गया है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग है उन्होंने अपने आंसर की के अंदर इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यह मताधिकार जो है वह संवैधानिक अधिकार है, उसे राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 29, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 18 वर्ष की एज पूरा होने पर जो वोटिंग राइट है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किस चुनाव में किया गया था। ऑप्शन ए 1987 के चुनाव में, ऑप्शन बी 1988 के चुनाव में, ऑप्शन सी 1989 के चुनाव में और ऑप्शन डी 1990 के इलेक्शन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1989 के इलेक्शन में सबसे पहले 18 वर्ष की आयु पर वोटिंग राइट देने का प्रयोग किया गया था। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो जो पहले वोटिंग राइट की जो एज थी वो 21 निर्धारित की गई थी, लेकिन फिर 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 कर दिया गया था, जो कि मार्च 1989 से प्रभाव में हुआ था। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पर आपको बताना है कि जो केंद्र और राज्य के लिए इलेक्शंस होते हैं उसमें वोट डालने की जो एज है वह 21 से घटाकर 18 किस ईयर में की गई थी, किस ईयर में और किस अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी। ऑप्शन ए 57वें अमेंडमेंट 1987 में, ऑप्शन बी 60 अमेंडमेंट 1988 में, ऑप्शन सी 61 अमेंडमेंट 1989 में और ऑप्शन डी 65th अमेंडमेंट 1990 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 61 अमेंडमेंट 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष की एज की गई थी मतदान देने के लिए। और ये क्वेश्चन आपसे 4 बार पूछा गया है, 2004 में, 1996 में, 2008 में और 2011 में भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो एज है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 63वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 62वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संशोधन के द्वारा और ऑप्शन डी 60वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो एज होती है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है, 2006 में, 10 में और 7 में भी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का जो 61वां संशोधन है वह इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के शासन की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन सी मतदाताओं की आयु घटाए जाने से और ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो आपका 61वां संवैधानिक संशोधन है वह मतदाता की आयु घटाए जाने से है। पहले जो वोटिंग की एज थी, वोट डालने की एज थी, वह 21 थी, उसे घटाकर 18 किया गया था 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा
वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 325, ऑप्शन सी आर्टिकल 326 और ऑप्शन डी आर्टिकल 327। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 326 के अंडर में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई थी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे और प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई है किसी विधि के द्वारा, उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कि कम से कम 18 वर्ष की आयु का है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और इस संविधान या समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होता है। यहाँ पर आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि जो आपका 61वां संवैधानिक संशोधन है जो कि 1988 में हुआ था, इसके द्वारा मतदान की जो एज थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी बेस पर वोटिंग राइट देने से निर्धारित नहीं किया गया है, उसे वोट देने का अधिकार है अगर वह 18 वर्ष का हो गया है तो। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या फिर विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने और वयस्क मताधिकार का अधिकार भी प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 326, ऑप्शन बी आर्टिकल 325। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 326 के अंदर में भारतीय संविधान में लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने और वयस्क मताधिकार का अधिकार भी दिया गया है। आगे इसमें दिया गया है ऑप्शन सी में आर्टिकल 324 और ऑप्शन डी में आर्टिकल 323। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल 326 में ये प्रोविज़न दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है? आपको यहाँ पर बताना है कि पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया था 1989 में, उसके अनुसार एक व्यक्ति को आप वयस्क व्यक्ति कब कहेंगे, किस एज में कहेंगे? ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। से यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 18 वर्ष। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट की गई थी और उस अमेंडमेंट करके वयस्क मताधिकार की जो आयु थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभाव में हुआ था। तो किसी भी नागरिक के जो वयस्क होने की कानूनी लीगल एज जो है वह 18 वर्ष बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस ही कवर करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।